सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत की जानिब से आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। वजीर खजाना असद उमर ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि 23 जनवरी को मिनी बजट पेश किया जाएगा। अब इस मिनी बजट के पेश किए जाने पर अपोजिशन जमातों की जानिब से यकीनी तौर पर हुकूमत पर मजीद तनकीद की जाएगी। तनकीद तो पहले ही की जा रही है हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को लेकर, लेकिन अब जब इस मिनी बजट के बाकायदा तौर पर लाने का ऐलान कर दिया गया है तो फिर अब इस तनकीद का सिलसिला भी मजीद तेज़ हो जाएगा। वजीर खजाना असद उमर ये कहते हैं कि 23 जनवरी को वो मिनी बजट पेश करेंगे। ताजिरों को और जो मौशी माहिरीन हैं उनको इस सिलसिले में एतमाद में भी लिया जाएगा कि आगे मुल्क की बेहतरी के लिए ये तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एक आम रिवायत है कि जब भी ये खबर सामने आती है कि बजट पेश किया जा रहा है या मिनी बजट पेश किया जा रहा है तो आम तासुर यही उभरता है कि अब मुल्क में मजीद महंगाई का तूफान आएगा, आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ लाद दिया जाएगा। साथ ही आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जलसे से खिताब किया, गुफ्तगू उन्होंने की और हमेशा की तरह हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का सामना उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद में अवाम ने मार्च किया तो हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे और उन्होंने इस हुकूमत को जाली हुकूमत भी करार दिया। जबकि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने भी आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो मेगा करप्शन के केसेस चल रहे हैं उन तमाम केसेस को 10 माह में वो मुकम्मल कर लेंगे। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जाकर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे। जनूबी अफ्रीका के दौरे पर पाकिस्तानी टीम है, 2 टेस्ट मैचेस हार चुकी है और आखिरी टेस्ट मैच में भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम को का जीतना खासा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरी की जानिब भी बढ़ते हैं। मिनी बजट जो हुकूमत की जानिब से लाने का ऐलान किया गया है, इस सिलसिले में बात करते हैं। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। शौकत बसरा साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि चौधरी नवीद साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चूंकि आपकी हुकूमत अब मिनी बजट लाने जा रही है तो क्या एक बार फिर आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ लाद दिया जाएगा? चूंकि पिछले 4 माह में हुकूमत की कारकर्दगी से आवाम पहले खुश दिखाई नहीं दे रहे। अरबाब, हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उससे कम से कम महंगाई का बोझ लादा जाए। हालात कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं क्योंकि अभी हमें तो आए हुए 5 महीने हुए हैं। जो नाक़िस कारकर्दगी थी पिछले 5 साल, खास तौर पे पाकिस्तान की तारीख के जो बेशुमार कर्जे लिए गए, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हो गया और वहाँ पर पैसे लल्ले तल्लों में अपनी अयाशियों में और अपनी करप्शन में उड़ा दिए गए। वहाँ पर आप देखिए कि अब इसके अलावा चारा क्या है, तो कम से कम PTI को आप इसका ऊपर इसलिए नहीं कह सकते। अभी तो कर्जा सिर्फ इसलिए लिया गया कि वो कर्ज उतारा जाए और हुकूमत को दिवालिया होने से बचाया जाए और हुकूमत कम से कम इस काबिल हो कि उसको डिलीवर करे थोड़ा बहुत। और उसके बाद मैं समझता हूँ अभी डायरेक्शन सही है, पहले जो हालात थे वो नहीं है। और ये जो फैसला अगर किया गया है स्टेज पे, तो उसमें मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इसका मुतासर जो होगा उससे वो गरीब आदमी नहीं होगा जो पहले महंगाई की चक्की में पिस रहा है। मैं बिल्कुल इस बात से आपके एडमिशन करूंगा कि हालात इकोनॉमी के हवाले से बहुत क्रिटिकल है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है चीजों को कंट्रोल करने की और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें IMF की तरफ ना जाना पड़े और हम हमारे जो दोस्त ममालिक हैं तो आप देखते हैं कि बहुत कम परसेंटेज। बसरा साहब, जब हुकूमत की पॉलिसी ये है कि आवाम पर कम से कम बोझ डालना है तो फिर ये नया मिनी बजट क्यों लाया जा रहा है? उसमें ज्यादा वो लोग जो अमीर लोग हैं, जिनकी कमाई ज्यादा है, उन पर थोड़ा बहुत टैक्स डाला जाएगा। लेकिन जो आम आदमी है, जो जिसकी तनख्वाह पहले जिसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, उससे महंगाई का बोझ नहीं लादा जाएगा। आप आने वाले दिनों में मेरा बजट आने दें, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो मेरा ख्याल कहता है कि जो टैक्सेस है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि गरीब आदमी पर उसका बोझ नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद हाँ, मैं समझता हूँ, मैं अवामी आदमी इस वक्त आपके हरुणाबाद भावलनगर में मौजूद हूँ। महंगाई पहले से बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो एक वेव आई है बिजली में और उसकी गैस में, लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइम लगेगा चीजों को इम्प्रूव करने में। इसी हुकूमत के पास पहले 5 महीने में, और वो हुकूमत जो माजी में कभी हुकूमत में ना रही हो, जिसने माजी में कभी कर्ज ना लिए हो, जिसने माजी में कभी जिसने इवन के जब हुकूमतें की उन लोगों ने हम यही कहते रहे कि आप कम से कम कर्ज लें क्योंकि उसका डायरेक्ट मुतासर
ठीक है बसर साहब, आपके पास वापस भी आता हूँ, साथ ही रहिएगा। ज़ाहिर है हुकूमत लाने जा रही है तो तनकीद का सामना तो आपको रहेगा, तनकीद तो अपोजिशन करेगी। चौधरी नवीद साहब, अब इस नए बजट से आपको क्या तवक्कुआते हैं, क्या आप सोच रहे हैं? जैसे बसर साहब कह रहे हैं कि गरीब पर से बोझ हटाया जाएगा और अमीर पर मजीद बोझ लादा जाएगा, तो आपकी क़यादत के लिए तो एक ख़तरनाक बात है, चूँकि बड़ी अमीर कबीर क़यादत है आपकी। देखिए, बात यह है कि ये एक रटे अल्फाज हैं जो मेरे भाई शौकत बसरा साहब ने दोहराए। अल्टीमेटली बोझ होता है वो गरीब आवाम पे ही पड़ता है, चाहे कुछ भी चेंजेस आएंगी, अगर महंगाई आएगी तो उसका, क्योंकि यहाँ तादाद ज़्यादा गरीब आवाम की है मुल्क के अंदर, ना कि अमीर की। अमीर तो बहुत चंद लिमिटेड तबका होता है। लेकिन जब भी आप जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे अभी अद्वियात की कीमतें 15% जो बढ़ गई, उसका इम्पैक्ट क्या अमीर आदमी पे आएगा? वो सबसे पहले तो गरीब आदमी का, जिसके बेचारे को बीमार का अगर खुदा ना खासा हो जाए तो दवाई लेने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप गैस की प्रॉब्लम को देखेंगे तो वो भी इसी तरह ही उसकी कीमतें हैं। अगर आप बिजली की चीज़ें देखें तो वो, तो बेसिक चीज़ें ये है कि ये अल्फाज की हद तक तो वह हद के ही है। आज असद उमर साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपको याद हो सुनी जाए कि उन्होंने ये कहा जी कि हम जो ला रहे हैं वो असल में प्राइवेट अदारों को ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसेंटिव लें और आगे हैं। असल हकीकत ये है कि इकनॉमिकली पोजीशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है जब से ये गवर्नमेंट आई है। उनकी वजह यह नहीं है कि माजी में उन्होंने क्या किया, उसकी वजह यह है कि इनकी अपनी पॉलिसी अभी तक क्लियर नहीं है। कभी ये IMF में जाते हैं, कभी ये नहीं जाते, कभी ये लोन लेने जाते हैं तो ग्रांट लेके आ जाते हैं और सिक्योरिटी ला के, और फिर उसको भी लोन की शक्ल में 3.48 से लेके 8% तक इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। तो यह सब चीज़ें देख के उसका असरात आ रहे हैं। और अब उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया है। ये जब से हुकूमत आई है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि पहले एक बजट आया सप्लीमेंट्री बजट, अब दूसरा एक और सप्लीमेंट्री बजट आ गया। एक दफ़ा फैसला कर लें, जो बम गिराना गिरा दें। ये कहना जी IMF से जाने से हमें मसाइल पैदा होंगे। आपने उनकी कंडीशनलिटीज़ तो पहले अप्रूव कर ली। जब आपने प्राइसेस बढ़ानी शुरू कर दी ना, आपने कहा जी, आप लोग ने ये कहा जी कि जब हमारी डिवेल्यूशन हो गई है तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट उस रेशो से नहीं बढ़ रही, एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम हो रही है। आपके कहा था इंपोर्ट पे कर्टेल लगाएंगे, वो कर्टेल लगाने की बजाय इंपोर्ट उसी तरह ही जा रही है। आपका कोई बिल नहीं है। आपका इस वक्त इन्फ्लेशन जो है उसकी रेशो बहुत ऊपर जा चुकी है। मैं समझता हूँ मिनी बजट हो या कोई और चीज़ें हों, इससे मसाइल हल नहीं होंगे जब तक वो क्लियर पॉलिसी नहीं देंगे कि उन्होंने आइंदा आने वाले 4-5 सालों में क्या करना है। क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो खामोश होकर बैठ गया है। बेरोज़गारी की सतह ये आ गई है कि हर एक अदारे में ले ऑफ होनी शुरू हो गई है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ले लें, चाहे वो इंडस्ट्री ले लें, चाहे वो मीडिया ही ले लें, किसी जगह पे देख लें। चौधरी नवीद साहब, ये हालात आज तो नहीं खराब हुए ना, इसकी जिम्मेदार तो पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत भी हैं। जाहिर है ये 8 से 10 साल का अरसा लगा है हालात इस नहज तक पहुंचने में, तो सिर्फ इस हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है। आपकी भी हुकूमत नाकाम हुई 2008 से 2013 तक। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, मेरी बात समझ लें ना। ये कोई पुरानी जो बैकलॉग में कुछ चीज़ें आई उसकी वजह से आई है, ये आई है आपकी नाअहली कि आप एक नाअहल गवर्नमेंट है, आपको गवर्नेंस का पता नहीं है और आपने आते साथ ही सिर्फ अपोजिशन को गालियाँ निकालनी और अपने मुखालफों को दीवार के साथ लगाने की बातें करनी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंट ये हुकूमत है, पता ही नहीं कि कल को टैक्स क्या आएगा। पैदा हुई है। चौधरी साहब, आपके पास मैं वापस भी आता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जबकि राना ताहिर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। आमिर अब्बास साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर नैब के पास इस वक्त जितने भी केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं, अगर वो तमाम केसेस बहुत जल्द हल हो जाते हैं और वो तमाम रकूम भी बरामद हो जाती हैं, हुकूमती ख़जाने में वो जमा हो जाती हैं, तो पाकिस्तान की मईशत को कुछ सहारा मिल सकता है, उससे कुछ बेहतरी आ सकती है अगर नैब थोड़ा तेज़ी से काम करे? देखिए, अगर इतने सारे अगर आपने लगा दिए हैं, 5-6 अगर और लगाएं तो ये मुल्क वाकई दुनिया का टॉप पे आ जाएगा। इस तरीके से नहीं होता। वो जो तमाम इंक्वायरीज़ हैं, वो तमाम इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। आपके इल्म में है कि अभी तक 5 माह में 1 रुपया भी बैरून मुल्क से वापस नहीं लाया गया। बाहर की भी प्रॉपर्टीज़ तो कुजा आप अपनी जगह रखिए, जो पाकिस्तान में इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें भी अभी तक फोरफीट नहीं किया गया, उनसे भी कुछ हासिल नहीं किया गया। और इस चीज़ पे अगर हम इन्हिसार करें कि हमारी मुल्क की इकॉनमी सिर्फ लूटी हुई दौलत वापस लाने से स्टेबल हो जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त सिमत है।
हमें अपनी जो बातें हो रही हैं इस मुल्क में कि जी इंपोर्ट्स को हमने डिक्रीज़ करना है, एक्सपोर्ट को हमने बड़ा इंक्रीज़ करना था, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए आप बिजली और गैस इतनी महंगी हो रही है तो फिर आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जितनी भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो तो इंपोर्ट होता है। जब उस पर इतनी टैक्सेस होंगी, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगे और ये इम्बैलेंस रहेगा आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में। तो इसमें असल चीज़ है जैसा कि एक इस गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टेबल किस्म की पॉलिसी बना लें, अपना अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर अपनी जगह चलता रहे, इकॉनमी को स्टेबल करने का चैप्टर अपनी तरफ चले और इन दोनों को लिंक ना किया जाए। क्योंकि अगर आप इस इन्हिसार पे रहेंगे कि जी लूटी हुई दौलत है इसको वापस ला के मुल्क की मईशत को हमने मुस्तहकम करना है, तो ये एक ऐसा आपको सुराब की तरह की चीज़ नज़र आएगा कि ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, क्योंकि बैरून मुल्क वहाँ के अपने लॉज हैं, वहाँ के अपने कवानीन हैं, वहाँ की अपनी अदालतें हैं, तो ये महीनों सालों का प्रोसेस है। तो इट्स नॉट एनी शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट, तो इसको चलते रहने चाहिए। और मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट करूँगा नैब से भी कि बैरून मुल्क असासे तो अपनी जगह हैं, लेकिन अंदरून मुल्क असासे इन लोगों ने जिनके खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस हैं उन एहसासों पर तवज्जो दी जाए और अगर उन्हें ही फोरफीट करके नीलाम किया जाए तो वो भी अरबों खरबों से कम नहीं है। सही। तो राना ताहिर साहब, ज़ाहिर है अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो अपनी जगह चलना चाहिए, उसके थ्रू जो रकम बरामद होकर आती है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन इस मईशत को संभाला देने के लिए तो हुकूमत को खुद परफॉर्म करके दिखाना होगा ना, अपनी पॉलिसियाँ लेकर आनी होंगी। ये मिनी बजट ये तो पहले भी हुकूमतें करती रही हैं, अब तक कुछ मुख्तलिफ नहीं दिखाई दे रही है हुकूमत माजी की हुकूमतों से। जी अरबाब, देखें बात यह है कि इस हुकूमत को अभी 18 तारीख को आए हुए 5 महीने होंगे। 5 महीने में ये जो कुछ सारा कुछ हुआ ये कोई इनके 5 महीने के इक़दामात का किया धरा नहीं है जो कौम भुगत रही है। यकीनन इसमें साबिक़ हुकूमतों की बहुत सारी बातों का भी दखल है, लेकिन मिनी बजट पेश करना जो है वो किसी तौर पर भी कोई अच्छा कदम नहीं होता। इससे बहरहाल एक बात का अंदाज़ा ज़रूर होता है कि इमरान खान साहब की टीम जो है, देखिए ये एक बजट पेश किया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, जिसको ये कहते थे कि जी उन्हें पेश करने का इख्तियार नहीं कि वो पूरे साल का बजट पेश करें, क्योंकि जो मुंतखब हुकूमत आए वो बजट पेश करेगी। मुंतखब हुकूमत आई, उन्होंने बजट पेश किया, तो ये साल में तीसरा बजट हो जाएगा अब जो मिनी बजट ये पेश करने जा रहे हैं। तो इससे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होता है कि अभी तक इनमें वो मैच्योरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। ये एक इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नालायकी का नाम दे लें, नाअहली का नाम दे लें, कि ये अपनी जगह पे मौजूद है। जो बजट इन्होंने पहले दिया था अपनी हुकूमत बनने के बाद, उसमें इन्हें सारे पहलू जो थे उन पर तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर ये नहीं दे सके तो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए ये मिनी बजट ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे कोई हुकूमत की नेकनामी में इजाफा नहीं होगा। बाकी जहाँ तक मुल्क को जिन मसाइल का सामना है, इसमें यकीनन कोई ये पिछले 70 सालों से हमारा मुल्क जिस तरीके से चलाया जाता रहा है, उन तमाम अवामिल का भी बड़ा दखल है कि अवाम को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। ख़ास तौर पर पिछले 5 सालों में आवाम की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया गया। ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए जिनमें माल बने, और वो माल बनाने के लिए आप मुझे बताएं, ठीक है कुछ हिस्से को आवाम के को मेट्रो चलने से रिलीफ मिलता है, लेकिन इसके अलावा और गरीबों के मसाइल कितने हैं जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। आपने 350 अरब रुपया ऑरेंज लाइन पर लगा लिया। 350 अरब रुपए से गरीब आवाम की भलाई के लिए कितने इक़दाम किए जा सकते थे, लेकिन चूँकि मकसद जो था वो माल बनाना था, इसलिए आवाम के लिए आवाम की भलाई के कामों पर तवज्जो नहीं दी गई। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब हुकूमत में आने के बाद सारी सूरत, जब पहला बजट पेश किया था तो ये कौम के सामने हक़ाइक़ पेश करते कि ये सूरत हाल है। अब मैं समझता हूँ कि जिस तरह साबिक़ हुक्मरान, चूँकि वो ख़ुद भी बहुत सारे कामों में मुलव्वस थे, उनके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी अपना जाल फैला लेती थी, इमरान खान के इर्द गिर्द भी उसी तरह का जाल जो है वो बुना जा रहा है। और अगर इमरान खान उसमें फंसेंगे तो फिर इन्हें भी उसी तरह भुगतना होगा जैसे साबिक़ हुकूमतें भुगत रही हैं। तो ये इन्हें सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इनसे इस किस्म के काम करवा रहे हैं, इनको इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं।
सही। वो किसी तौर पर भी इनका भला नहीं चाहते। तो चलें ये फैसला भी हो बसरा साहब से पूछ लेते हैं, फैसले कौन कर रहा है? ज़ाहिर मुल्क की इस वक्त बसरा साहब जो माशी सूरत हाल है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन आपने उम्मीदें बहुत ज़्यादा बांध दी थी पाकिस्तानी अवाम की कि आपकी हुकूमत आएगी और मसाइल हल हो जाएंगे। एक बजट पेश किया, चंद माह बाद दूसरा बजट पेश कर रहे हैं, दोनों बजट्स में फ़र्क क्या होगा? अवाम का मेयार ज़िंदगी कैसे बेहतर होगा इस बजट के आने के बाद? अरबाब, अभी जो राना साहब ने बात कही कि 18 तारीख को इस हुकूमत को 5 महीने पूरे होंगे, मुझे बताइए कि 5 महीने में क्या ये महंगाई बढ़ी? क्या 5 महीने में ये टैक्स नया हम लगा रहे हैं? इसकी तो रीजन मेन यही है कि जो माहदे पिछले 5 साल में और उससे पिछले 5 साल में हुकूमतें करती गई, आज उसका हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है, अवाम को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ, मुश्किल हालात जरूर है, इस वक्त टाइट सिचुएशन जरूर है। कोई हुकूमत भी, खा वो हमारी हो खा किसी और की हो, खुशी से टैक्स नहीं लगाती, ना ही मिनी बजट लेकर आती है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि इस हुकूमत को तो इसने तो वो देखना है कि आप किस तरह मुल्क को उस सिचुएशन से निकाला जा सकता है जहाँ से हमारे वो बदतरीन मुखालिफ जो बाहर बैठे हुए, आप देखिए ना, अमेरिका स्टार्ट में किस तरह हमें आंखें दिखा रहा था, किस तरह हमें कह रहा था कि ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, किस तरह IMF तो उनके ज़ेरे असर है, वर्ल्ड बैंक तो उनके ज़ेरे असर है। अगर आज हम अपनी मेहनत से और अल्लाह के फजल से कामयाब हुए हैं कि 5 ममालिक जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, जिसमें टर्की है, जिसमें सऊदीया है, जिसमें चाइना है, जिसमें मलेशिया है, UAE है। देखिए अभी UAE की क्राउन प्रिंस आए, उनके साथ हमारा सिर्फ यही नहीं कि वो हमें लोन दे रहे हैं, वो यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी पे कायम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी तरह 23 मार्च को मलेशिया के महातीर मोहम्मद जो है वो अपने पूरे इन्वेस्टर के साथ, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी तरह चाइना में जो हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए हैं CPEC के अलावा, वो डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ ये बहुत बड़ा तारीखी कदम हुआ है कि पाकिस्तान में वो रुपये में वहाँ प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, जिससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत असर पड़ेगा। सऊदीया हमारा जो दोस्त मुल्क है, यानी कुछ मजीद वक्त अभी आपकी हुकूमत को चाहिए। जो सरमायाकारी हो रही है, जो माहिदे हो रहे हैं दोस्त ममालिक से, उनके फवायद आगे चलकर, तो चौधरी नवीद साहब थोड़ा वक्त देना इस हुकूमत को। अभी तो सिर्फ 5 माह हुए हैं, इतने दोस्त ममालिक के दौरे हो रहे हैं, फिर वहाँ से भी वफ्द आ रहे हैं, तो जाहिर है इसके समरात तो आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू होंगे। आपके लीडर बिलावल साहब अभी से कह रहे हैं कि अगर अवाम इस्लामाबाद की सड़कों पर निकले तो हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। क्या इस तरह के बयानात इस वक्त देना मुनासिब है? देखिए, इन्होंने जब गवर्नमेंट आई थी तो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इन्होंने अनाउंस की थी, आपको याद होगा, और इन्होंने कहा कि ये टास्क फोर्स है, ये हमें गाइड करेगी। वो किधर है उसका? आज तक तो ना उसका को समझ आई है कि वो उसने क्या गाइड किया है, क्या नहीं किया, कहाँ आया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि एक उनमें से थे जिनको हेड लगाया गया था, इनको हटाना पड़ा इस प्रेशर पे कि जब रिलीजियस फोर्सेस ने ये कहा कि वो उनका ताल्लुक़ कादियानी से है तो इसलिए इनको हटाया जाए। तो बाकी के जो बैठे थे, इस तरह डॉक्टर इशरत अब्बास साहब जो बैठे हैं, उन्होंने क्या, इशरत हुसैन साहब, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने कोई रिफॉर्म्स की बात की? इन्होंने इतनी टास्क फोर्सेस बनाई कि हर एक शोबे पे लगता था टास्क फोर्स पे सुबह ही कुछ चेंजेस लेके आए जी, लेकिन नहीं लाए गए जो मैयज़ लेने चाहिए थे। नहीं, ये अभी मेरे भाई कह रहे थे जी इतने ममालिक आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं वो? सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए आपको सिक्योरिटी बॉन्ड के तौर पे, और उसमें 3.48 इंटरेस्ट लेके वो वापस चले गए। उससे ज़्यादा पैसे तो आपने फिर इंटरेस्ट में दे दिए। अभी UAE ने जो देने हैं उन्होंने 8% के ऊपर आपको दिया है, जो कि रेशो बहुत ऊंची है इंटरेस्ट रेट की। तो ये कोई आपको मदद नहीं कर रहा, वो अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और आप इस पर बगले में जा रहे हैं कि हम जी इकॉनमी को। ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ वक्ती तौर पे आप पैनाडोल दे रहे हैं उस इलाज के लिए कि जिस पे आपको एक्शन करने की ज़रूरत है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ते बढ़ते इस नतीजे पे आ गई है कि लोग खुदकुशी पे मजबूर हो गए, लोगों की हालात वर्स्ट होते जा रहे हैं, जीना महाल हो गया। और इस पे ये कहना इल्ज़ामत माजी की गवर्नमेंट पे लगाना, माजी की गवर्नमेंट ने आपको बैकलॉग जो दिया उसका कोई सलूशन तो दें। अब आवाम को बताएं कि हमने आने वाले वक्त में क्या किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जाएंगे। आज ही असद उमर साहब की सारी गुफ्तगू सुन लीजिए, जितनी उन्होंने गुफ्तगू की उसमें क्या दिया? सिर्फ ये है कि जी हम गवर्नमेंट तो नहीं बना सकती, ये प्राइवेट अदारे ही हैं जो इसको चलाएंगे। आपने एप्टमा को ये एक रिलीफ दी, लेकिन आप सिंध के अंदर गैस सारी शॉर्टेज करके बैठे हैं, आपकी प्रोडक्शन हो नहीं रही कराची साइड के अंदर। क्या हालात है आपको नज़र आ रहा है? जब आपके हालात इस तरह के हैं कि आपके कॉल और फेल में फ़र्क नज़र आ रहा है, आपके हर एक्शन में फ़र्क, मास हुआ आपके
जो फटे ढोल हैं वो आगे टीवी पे इल्ज़ामत लगाए जा रहे हैं, और ख़ुद अब तो पार्टी बन गए हैं ना वो। जब उन्होंने ECL वाला मामला और दूसरे मामले में अपने आप को इन्वॉल्व किया तो वो खुद पार्टी बन गई। ये कहना कि जी हमारे से नहीं, हमसे पहले से बातें थी। तो ये सब हालात देखते हुए नेचुरली अवाम पूछ रही है कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो हमारे इशूज़ के लेकर क्यों नहीं फाइट करती। और जिस दिन हमने उन इशूज़ को लेके आगे बढ़ना है तो नेचुरली इनका कोई मुकाबला नहीं चाहिए। आगे बहुत कमज़ोर विकेट पे बैठे हुए हैं, हुकूमत इनसे संभाली नहीं जा रही, ब्यूरोक्रेसी के साथ ये फड्डा डाल के बैठे हैं, अपोजिशन के साथ ये नए हाज़राइयों की सियासत कर रहे हैं, इल्ज़ामात ज़्यादा है, अमली तौर पर कम है। चौधरी साहब एक ब्रेक उसके बाद हालत ये है, ब्रेक के बाद मेरा अब्बास साहब से भी जरा इस बारे में बात करते हो कि ऑपोजिशन जो तनकीद करती है कि एहतसाब का अमल शफाफ नहीं है और हुकूमत के ज़ेरे असर इस वक्त नैब काम कर रहा है, इस दावे में कितनी हकीकत है? राजा आमिर अब्बास साहब से भी जानते हैं और दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ ही आपको ये बताते हैं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से आज ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि मेगा करप्शन के तमाम केसेस 10 माह में हल कर लिए जाएंगे। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ नैब बिला तफरीक कार्रवाई करेगा। तो राजा अब्बास साहब, किस हद तक मुमकिन नजर आ रहा है इस पर अमल दरामद होना आपको, जो चेयरमैन नैब आज बयान दिया? और साथ ही अपोजिशन मुस्तकिल हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत नैब को मजबूर कर रही है तमाम इक़दाम करने पर। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अक्रॉस दी बोर्ड हो रहा है? देखिए, एक बात तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि नैब और हुकूमत जो सी हैं दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नैब एक ऑटोनमस बॉडी है, वो किसी भी तरह से हुकूमत के अंडर नहीं आती, और अगर नैब हुकूमत के साथ होती तो कल परसों चेयरमैन नैब को ये बयान नहीं देना पड़ता कि जी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात की कि जी उनसे इनके कोई एहतराम में कमी नहीं होगी। अब बात रहेगी, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर चेयरमैन नैब ने आज ये तैयार किया है कि 10 माह के अंदर अंदर तमाम मेगा करप्शन के केसेस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। अब ये मेगा केसेस में LNG का केस है, इस मेगा केसेस में बैरिया टाउन के केसेस हैं, इस मेगा केस में आपके मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। अगर ये 10 माह में कंप्लीट होते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में मेरे इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक टाइम लाइन दी हुई है कि आपने 3 माह में, किसी में 2 माह में ये तमाम तफ्तीश मुकम्मल करनी है। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट की उस टाइम लाइन को मद्देनज़र रखते हुए ये चंद केस जो से हैं ये 3 माह और 2 माह में मुकम्मल कर लेंगे तो ये एक खुशाइंद बात होगी। अब जहाँ तक रही बात कि जी अपोजिशन कह रही है कि जी ये क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, बस इसके अलावा अपोजिशन इसलिए ये कह रही है कि पिछले 10 साल से अपोजिशन ही पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रही थी और अपोजिशन के ही वज़रा आज़म थे, अपोजिशन के ही वज़रा थे, उसी के ही दूसरे जोन से पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर उनका एहतसाब हो रहा है, चलें अगर वो ये कहते हैं कि एक तरफ़ा एहतसाब का अमल है, तो लेकिन ये जवाब भी साथ दे दें कि उनसे जो सवालात पूछे जाते हैं, उनसे जो मनी ट्रेल पूछा जाता है, उनसे जो अपने केस की बाबत पूछा जाता है, उन अरबों के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछा जाता है, उस बारे में तो कोई जवाब कहीं से भी नज़र नहीं आता। हमने इवन देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हालिया केस चला मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें किसी किस्म का मेरिट्स पे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि जी आया ये फेक अकाउंट्स दुरुस्त हैं, ये ओमनी की शुगर मिल्स के और ये जो केस तमाम इसमें जो ऐसी घपले हैं ये सही हैं गलत हैं, आया वो जो दी गई थी सब्सिडीज़ वो नहीं दी गई थी। तो ये मेरिट्स पे भी अगर साथ साथ जवाब देते रहेंगे तो तब तो इनकी इस बात में कोई हमें फोर्स नज़र आएगी। अदरवाइज़ ये होगा कि अवाम कहेगी जी ठीक है आप ये तो नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ का जवाब नहीं है कि जो आपसे सवालात पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नैब को ये भी चाहिए कि जो KP में 5 साल PTI की गवर्नमेंट रही थी, उनके जो केसेस हैं और चाहे वो इवन यहाँ पे अलीम खान साहब के या किसी और के हैं, तो उसको फ़ौरन से पेशतर डिसाइड करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत के अरकान हैं उनके केसेस पहले डिसाइड होने चाहिए। क्योंकि कल कलां को अगर ये साबित होता है कि एक शख्स किसी केस में इन्वॉल्व था और वो इस वक्त अगर मिनिस्टर है, तो फिर ये किस मुल्क की इंसाफ होगी कि 2 साल आप मिनिस्टर रहे और उसके बाद पता चला कि जी 2 साल जो आपके मुल्क का मिनिस्टर था वो तो ख़ुद करप्शन के केस में उसके ख़िलाफ़ केस बन चुका है। तो नैब को चाहिए कि PTI के जो अरकान हैं इनके केसेस
दिस वे, बनता है तो बनाएं, नहीं बनता है तो ख़त्म करें। ये लटकाए रहने से एक गंदा तासुर जा रहा है। सही। और राना ताहिर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है राजा आमिर अब्बास साहब का कि जो भी हुकूमती अरकान हैं पहले उनके केसेस क्लियर किए जाएं, चूँकि अपोजिशन इसी पॉइंट को जवाज़ बनाकर तनकीद का सामना तनकीद करती है हुकूमत पर कि परवेज़ खटक के, महमूद खान के, अलीम खान के, अलीमा खान साहिबा के, इन तमाम केसेस पर नैब की कार्रवाई बड़ी सुस्त रवि का शिकार है और अपोजिशन के जो केसेस हैं उन पर वो बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही। ये अरबाब देखें, मैं राजा आमिर अब्बास साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि परवेज़ खटक साहब KPK के वज़ीर आला रहे हैं, अब वो वज़ीर दिफ़ा हैं। उनके ख़िलाफ़ जो नैब की इंक्वायरी चल रही है मालिम जब्बा के हवाले से, इसी तरीके से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके हवाले से भी इंक्वायरी चल रही है। तो नैब को चाहिए कि तरजीही बुनियादों पर वो तफ्तीश अपनी मुकम्मल करें और जो भी हक़ायक़ हैं वो कौम के सामने लाए जाने चाहिए। और जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि PTI ख़ुद ये मुतालबा करती रही है कि नवाज़ शरीफ साहब पे ये इल्ज़ामात हैं वो इनका सामना करें और वज़ारत उज़्मा का मनसब छोड़ दें तो बेहतर होगा। जिस तरीके से मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबर अवान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ तो उन्होंने वज़ीर आज़म के मुशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, ये अच्छी बात है। इसी तरीके से वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब को भी चाहिए या वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे दें या वज़ीर आज़म उन्हें फ़ारग कर दें। इसी तरह बाकी लोग भी जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ चल रही हैं और वो हुकूमती ओहदों पर बराजुमान हैं, इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें उन ओहदों से अलग किया जाए। अगर वो बाद में क्लियर हो जाते हैं तो वज़ीर आज़म उनको दोबारा रख लें। लेकिन ये इस तरीके से, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये कोई एकतरफ़ा ट्रैफिक चल रही, वो नहीं। आप देखें आज़म सवाती जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने गरीब लोगों पर जुल्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, आज़म सवाती को इस्तीफ़ा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को बुलाकर कहा कि आपने FIR में आज़म सवाती का नाम क्यों शामिल नहीं किया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये हमारे अदारे में समझता हूँ उसका नोटिफिकेशन भी कोई 33-34 दिन बाद जारी हुआ। नोटिफिकेशन हो गया? नहीं हो गया, 33-34 दिन बाद जारी हुआ। वो अरबाब साहब आप सही कह रहे हैं कि वो काफ़ी देर बाद, वो पहले ही होना चाहिए था जिस दिन इस्तीफ़ा आया था। बात यह है उसमें ताख़ीर की गई। वही मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कुछ भी है एहतसाब को शफाफ बनाने के लिए ये इक़दाम ज़रूरी हैं। आप देखें हमारे इदारे जो हैं, जैसे राजा साहब भी कह रहे थे, मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं जस्टिस जावेद इकबाल, इन्होंने जब से चार्ज संभाला है ये बड़ी तेज़ी से मुकदमात को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, मामलात को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनसे पहले जो कुछ हो रहा था, जिस तरह नैब को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। इस चेयरमैन को भी विरसे में बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन अब जो सूरत हाल है, जैसे कहा गया था कि जी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इंक्वायरी वज़ीर आज़म की तौहीन है, उसका जवाब चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने बड़ा सही दिया कि भाई इसका तो इन्हें चाहिए, इससे तो इनकी इज़्ज़त होती है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये वज़ीर आज़म की तौहीन है, उन्हें ख़ुद सोचना चाहिए कि देखें हमारा आइन भी ये कहता है कि बिला इम्तियाज़ कार आइन के नज़र में सब बराबर हैं। तो जैसे हम पहले भी कहते रहे हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद को तो हथकड़ी लगा दी जाती है, शहबाज शरीफ को हथकड़ी नहीं लगाते, ख्वाजा साद रबी को हथकड़ी नहीं लगाते, उनको आज भी VVIP सलूक उनके साथ उसी तरह हो रहा है, उनको तमाम मराहत भी फराहम की जा रही हैं, मिनिस्टर इनकलेब में भी रखा जा रहा है। ये सारा कुछ, ये देखें, ये जो इम्तियाजी सलूक है वो ख़त्म करना होगा। बुनियादी बात है, आइन की रूह ये है कि किसी के साथ तरजीही सलूक नहीं होना चाहिए, खा वो हुक्मरान हो या अपोजिशन में हो। देखें हमारे मुल्क में अरबाब अफराद की जो अच्छे लोग हैं उनकी कमी नहीं है। ये जो 2 JITs बनी हैं, जो पनामा के हवाले से बनी थी, उसके अफसरों ने जो काम किया वो भी तारीखी काम था। और दूसरी JIT ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बनी है, इन लोगों ने भी बड़ी मेहनत से हक़ाइक़ जो हैं वो कौम के सामने लाए हैं। अब आगे नैब का काम है कि वो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला नैब को भेज दिया है। तो अगर इदारे काम करें तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है।
ठीक है, तो शौकत बसर साहब, ये सियासत में अखलाकी मेयार आपका दूसरी जमातों के लिए कुछ और था जब आप अपोजिशन में थे। जब भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू होती थी आप इस्तीफे का मुतालबा करते थे, लेकिन अभी तक परवेज़ खटक भी वज़ीर दिफा हैं, महमूद खान भी वज़ीर आला KP हैं, तो इन लोगों के इस्तीफे नहीं आ रहे। आज़म सवाती ने इस्तीफ़ा तो 6 दिसंबर को दिया था, उसका नोटिफिकेशन 8 या 9 जनवरी को जाके जारी होता है। तो ये अखलाकी मेयार और उसूल आपके लिए बदल गए कुछ सियासत में? नहीं, देखिए, पहली बात तो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, इसमें कभी दो राय नहीं है। और लेकिन ये जो बात बार बार कही जा रही है जी कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही, बाकी पार्टी कहती है, जो राना साहब ने पॉइंट उठाया था, मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ जो आई KP में 5 साल की हुकूमत के कौन से लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहे, और वहाँ पे ये तहरीक इंसाफ के लोग थे, आज वो इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरीज का सामना कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे एलिगेशन क्या है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जब वो किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने गए चीफ मिनिस्टर के साथ। और यहाँ पर क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो हेलीकॉप्टर अपने जहाज अपने खानों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, उनके बच्चे जाती इस्तेमाल में लेकर भागे फिर रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम है। ये तो कोई उन्होंने, मुझे बताइए ये इसमें कौन सी बदयांती है कि अगर एक पार्टी का सरबराह या के इफ्तिताह करने जाता है किसी प्रोजेक्ट का और चीफ मिनिस्टर साथ चले जाते हैं। आज भी तमाम पार्टी के सरबराहान जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ मूव करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं फिर आपको इंश्योर करता हूँ कि इमरान खान जिसका नाम है, मैं उस पर बहुत तनकीद करता रहा हूँ, उसकी खा बहन हो, खा उसका कोई अपना राइट लेफ्ट आदमी हो, वो किसी को स्पेयर नहीं करेगा। अलीमा खान पे जो चार्जेस हैं, मुझे बताइए कि बार बार लिंक किया जाता है अलीमा खान को। अलीमा खान क्या इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही, या उनका भाई प्राइम मिनिस्टर रहा, या वो खुद वजीर रही, या उनका कोई भाई वजीर आला रहा? उन पे इल्जाम ये है कि टैक्स एविजन है। आप मुझे बताइए कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है पिछले दिनों जब दुबई में वो सामने आई कि जी बहुत सारे कारोबारी लोग ऐसे हैं जो वहां पे डिक्लेयर नहीं करते हैं। इमरान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 5,000 रुपये टैक्स दिया था उन्होंने, उस पर कोई नहीं बोलता। उन्होंने उनको तो 2.5 अरब टैक्स देना वही वाली जायदाद का। इसलिए मेरे भाई इसको नेक्सेस ना किया जाए। ना ही अलीमा खान कभी डिपेंडेंट रही है इमरान खान की। अलीमा खान का एक अपना बिजनेस है, जो भी चीजें उसके सामने आई हैं अगर उसमें टैक्स अदा नहीं किया गया तो टैक्स अदा करेंगी, उसमें कोई गवर्नमेंट उनको स्पेयर नहीं करेगी। और बाकी बातें देखें, अब नवाज शरीफ का अगर कंपैरिजन करें आप परवेज खटक के साथ, शहबाज शरीफ का आप कंपैरिजन करें महमूद खान के साथ, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। उन्होंने इल्जाम किया उनपे इल्जाम ये है कि जी वो ग्रीन ट्री का प्लान था, उसमें शायद कोई उन्होंने गलत काम किया है। उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन में तावन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, उस वक्त कार्रवाई होती है, जेलों में डाला जाता है नैब के अंदर। जब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते, मिसाल के तौर पे पकड़ने की कोशिश की सलमान शहबाज को, वो रातों रात बाहर चले गए। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक को इंक्वायरी में तावन नहीं कर रहे थे। बात यह है कि इस गवर्नमेंट में कम अज कम ये यकीन जरूर होना चाहिए दोस्तों को कि जो इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट है उसके ऊपर आप कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा सकते तो बदयांती का नहीं लगा सकते, करप्शन का नहीं लगा सकते, अकवा परवी का नहीं लगा सकते। और जो भी उसके राइट लेफ्ट होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आने वाले दिनों में आप देखेंगे अभी इंक्वायरी अर्ली स्टेज पे जिनके भी 3-4 लोग के नाम लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे यानी कि आप मुझे बड़ा यानी नाम कितना भी बड़ा हो, शख्सियत कितनी भी बड़ी हो और किसी भी ओहदे पर हो, कानून से बालातर कोई नहीं होगा। शौकत बसर साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना ताहिर साहब मौजूद थे, पीपल्स पार्टी से चौधरी नवीद साहब मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया, अपना तबसरा और तज्जिया पेश किया। अब प्रोग्राम के बढ़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट क्रिकेट में बदतरीन कारकर्दगी की जानिब। जनूबी अफ्रीका के दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। इससे पहले यूएई में न्यूजीलैंड से 2-1 से हारने के बाद अब जनूबी अफ्रीका में भी केप टाउन और सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिरी टेस्ट मैच इस वक्त जोहान्सबर्ग में जारी है। 262 रन साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए बनाए और पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग में कुछ बेहतर कारकर्दगी यहां भी नहीं दिखा सकी। 77 रन की लीड साउथ अफ्रीका को हासिल रही और अब साउथ अफ्रीका की दूसरी इनिंग भी जारी है। 200 से ज्यादा रन का अगर टारगेट पाकिस्तान के लिए होता है तो एक बार फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और साउथ अफ्रीका इस सीरीज में क्लीन स्वीप भी कर सकता है। पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल मौजूद हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी हुआ क्या है? पिछले 5 टेस्ट में 4 टेस्ट मैच ये टीम हार चुकी है। चलें, साउथ अफ्रीका में तो पिचेस दूसरी हैं, कंडीशंस दूसरी हैं, इससे पहले यूएई में भी तो हार गए थे और साउथ अफ्रीका में भी एक प्रैक्टिस मैच खेल चुके, 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके, 200 रन नहीं कर पा रही पाकिस्तानी टीम। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्ट नहीं हम लोग कर रहे थे।
जैसे यूएई में सीरीज न्यूजीलैंड से हारे हैं, जीती हुई सीरीज ऑलमोस्ट हारे हुए, पहला टेस्ट मैच जीता हुआ हार गए हैं, और ऐसी स्टैंडिंग पिचेस पे नहीं खेला जा रहा और लो बाउंस पिचेस पे नहीं खेला जा रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ। उन्होंने 2-1 करवा ली है, सीरीज जीती हुई हार गए। फिर साउथ अफ्रीका में कोच कह रहा था कि हमें लो बाउंस पिचेस पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमें बाउंस वाली पिचेस पे हम लोग प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी बैटिंग लाइन को। तो वहाँ साउथ अफ्रीका जाके भी लेकिन जैसी साउथ अफ्रीका की टीम थी, पाकिस्तान को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। वो लड़के खेल रहे थे जो पिछले 4-4, 5-5 साल से कंटिन्यू खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका की लाइन में स्वाई हाशिम आमला और डुप्लीसी के अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जो फॉर्म में था। लेकिन एक मौका था पाकिस्तान के पास, जैसे मिसबा की कैप्टनसी में वनडे सीरीज जीते हैं, ये टेस्ट सीरीज जीत सकते थे साउथ अफ्रीका से। उनकी सिर्फ बॉलिंग थी, बॉलिंग को हैंडल करना था और पाकिस्तान ने 300 स्कोर करना था बोर्ड पे, जो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं सके। और इस टेस्ट मैच में जहाँ बैटिंग क्लैप्स हो रही हो तो वहाँ पे बैटिंग कम करके बॉलिंग ज्यादा खिला लेनी, मेरे ख्याल से वो भी बड़ा गलत डिसीजन था इस वक्त। ये क्योंकि डिप्लीसी नहीं था तो पाकिस्तान को 4-5 बॉलर के साथ ही जाना चाहिए था और 6 बैट्समैनों के साथ जाना चाहिए था। एक अच्छा मौका था और हम देखें टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, हम खेल रहे हैं T20 और वनडे सामने रख के। टेस्ट मैच को इतनी अहमियत हम लोग, हमारे प्लेयर्स, हमारी मेरे ख्याल से मैनेजमेंट, फोकस उनका वनडे क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है, उसकी तरफ ध्यान दिया हुआ। इस वजह से मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच में ऐसी परफॉर्मेंस हो रही। तो कम ये सिलेक्शन का इशू है, कॉम्बिनेशन का इशू है। जो दूसरा टेस्ट मैच था उसमें हमने 3 लेफ्ट हैंडर्स टॉप ऑर्डर बैट्समैन खिला दिए, तीनों ही ओपनर थे, फ़खर जमान, इमाम उलग, शान मसूद। तो हम बैटिंग ऑर्डर भी सेटल नहीं कर पा रहे। तीसरे टेस्ट में यासिर शाह को आपने आउट कर दिया, टीम से ही बाहर निकाल दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बना चुके तेज तरीन 200 विकेटों का, उनका कॉन्फिडेंस तो शटर हो गया होगा। देखिए, एक तो यासिर शाह को हमने, जो एक प्रेशर था यासिर शाह का, और दुनिया में 200 आउट किए हुए उसने 33 टेस्ट मैचेस में, एक तो उसका प्रेशर दुनिया से हटा दिया इस टेस्ट मैच में ड्रॉप करना था तो 4-5 बॉलर ही रखते, 6 बैट्समैन। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यासिर शाह किसी भी कंडीशन में बाहर बैठता है, उसने आउट किए हुए हैं। और हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस हमें चाहिए था बैटिंग पे। बॉलिंग में तो हम लोग अच्छा कर रहे थे, ये तीनों टेस्ट मैचेस में बॉलिंग ने अच्छा किया, सिर्फ बैटिंग की तरफ से था कि एक बड़ा स्कोर करते 300, 350। और आप देखें कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में हम लोग गेम में थे, तो जीते हुए मैच हम लोग हार गए। तो सिलेक्शन का जहाँ तक क्या सिलेक्टरों ने टीम आप दी होगी, लेकिन कप्तान और कोच इन्होंने कहा हो ये लड़के हमें चाहिए जो उन्होंने खिलाने हैं, जो लड़ाने हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी एक फर्क पड़ा है कि मैं डोमेस्टिक में जो लंबे रन कर रहे हैं उनको खिलाया जाए टेस्ट मैचेस में, 4 डे क्रिकेट में। और व्हाइट बॉल में जो परफॉर्म करता है उसे व्हाइट बॉल तक रखती है। 4 डे की परफॉर्मेंस पे 4 डे अगर खिलाएंगे तो टेस्ट मैचेस में भी हम लोग अच्छा करना शुरू हो जाएंगे, जैसे T20 में हम लोग कर रहे हैं। T20 में हर जगह हम लोग जीत रहे हैं, नंबर 1 साइड भी है, परफॉर्मेंस भी सबकी है, क्योंकि PSL की परफॉर्मेंस पे T20 आ रहा है। अब PSL की परफॉर्मेंस पे आप वनडे और टेस्ट मैचेस खिलाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो यही वजह है कि हम लोग पिछले सिर्फ यही सीरीज में ना, आप देखें पिछले 4-5 साल से, आप देखें 2014 से 2015 से हम लोग किसी बड़ी टीम से व्हाइट बॉल वनडे सीरीज भी नहीं जीते और बाहर जाके कोई सीरीज भी नहीं टेस्ट मैच जीते हैं, सिवाय होम सीरीज में हम लोग टेस्ट सीरीज जीतते हैं। तो बड़ा अलमिया पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ कि इस पे देखना चाहिए सिलेक्टर्स को भी। भाई बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में। अगर वो अपनी मर्जी की टीम बनाए तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि मैं उनकी कैप्टनसी में खेला हूँ और वो इससे अच्छी टीम बना के देंगे, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन ये है कि उस वक्त कप्तान और कोच भी आ जाते हैं बीच में, उन्होंने अपनी राय देनी होती है, अपने लड़के देने होते हैं। लेकिन खबरें तो ये है कि कप्तान की राय को तो जाहिर कोई शायद अहमियत दी नहीं जा रही। सरफराज अहमद का रोल इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? न्यूजीलैंड में वो बहुत प्रेशर में थे, बड़े सवालिया निशान उनकी कैप्टनसी पे उठे और इस दौरे में तो उन्होंने गौर भी शुरू कर दिया कप्तानी छोड़ने पे। टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या वर्कलोड बहुत ज्यादा उन पर पड़ गया? वर्कलोड तो नहीं हो सकता, जाहिर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है। देखिए, वर्कलोड का तो मैं इस पर बिलीव नहीं करता। हम लोग भी खेले, हमारे से पहले भी लेजेंड मून भाई, राशिद भाई खेल रहे हैं। उस वक्त T20 नहीं थी वो, लेकिन वो हर फॉर्मेट खेलते थे। ये आपकी अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस पे ये टीम बनती है। सरफराज को मेरा नहीं ख्याल कि अगर कैप्टनसी वो छोड़ देगा, मुझे बताएं इस टीम में और कौन कैप्टनसी कर सकता है? वही कर सकता है जो करता हुआ आ रहा है। लेकिन उसको अपनी परफॉर्मेंस की तरफ हर लड़के को ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से टीम भी अच्छा होगी। और लड़के, एक चीज और मैं देख रहा हूँ, इस टीम में सिर्फ 30-40 कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में भी। जब देखेंगे ना बड़ी इनिंग्स खेलेंगे,
जब देखेंगे कि टीम जीते, टीम के लिए खेलेंगे। इस वक्त लग रहा थोड़े लड़के प्रेशर में हम 30-40 कर लें, सेट हो जाए, टीम में खेलें, टीम जीते या हारे हमें, इसलिए अभी हम लोग 30-40-50 कर लें। यही इनिंग्स हो रही है। अब आप इस ओवर पे आप देखें, बड़ी इनिंग्स नहीं खेली जा रही, मेंटेलिटी ये नहीं आ रही कि हम लोगों ने जीतना। इस टीम को जीत सकते थे पाकिस्तान टीम पे, कि आज भी डेब्यू हुआ है लड़के का, मिड ऑर्डर तो उनका बिल्कुल खाली है, सिर्फ हाशी मामला इस वक्त है या को खेल रहा है, तो डुप्लीसी भी नहीं था। ये अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास ये तीसरा टेस्ट मैच जीतने का। पहला टेस्ट मैच भी जीतने का मैं 80% चांसेस थे, उसमें बैटिंग लैप्स हुई। इसमें सिर्फ यही एक फर्क आया है कि बारी लंबी नहीं लगी, बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कमबैक करके दिया। 260 पे आउट करना टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और बैट्समैनों को रिस्पॉन्ड करना वो बहुत जरूरी था। पूरी सीरीज में जो वो नहीं आया, बड़ी इनिंग्स नहीं खेली जा रही, अनफॉर्चुनेटली अरशद शफीक और अजहर अली बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे। तब बाकी जो खेल रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट लग ही नहीं रही। यही चीज हम लोग लैब कर रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में, लंबी इनिंग्स और लंबा स्कोर नहीं कर रहे हैं हम लोग। चलें कानून, सलमान बट भी टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक कप्तान भी हैं। सलमान, चूंकि आप तो खुद कप्तान रह चुके हैं, सरफराज की कैप्टनसी पे हम बात कर रहे थे, वो गौर करने लगे हैं टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने पर। क्या ऐसी वजूहत हैं? क्या उनका रोल अब एक सिर्फ पपेट कैप्टन के तौर पर रह गया है, अथॉरिटी उनके पास नहीं है? सिलेक्शन से तो यही महसूस हो रहा है। देखिए, अथॉरिटी की जहां तक बात है उसका तो मुझे नहीं पता कि उनकी कितनी से है या नहीं है सिलेक्शन में, बट पाकिस्तान को जो टेस्ट क्रिकेट में मेजर प्रॉब्लम है ना, वो है कि बैटिंग रन नहीं करती। और जब तक बैटिंग एक सब्सटेंशियल टोटल नहीं बोर्ड पे लगाएगी तो बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बैक टू बैक टीमों को जल्दी आउट करें, तो उसमें तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। पाकिस्तान का जो मेजर बैटिंग का है, और उसमें उसके अगर उसकी बैकग्राउंड पे देखा जाए तो डेफिनेटली जो डोमेस्टिक में लोग ज्यादा रन कर रहे हैं उनको मौके नहीं मिल रहे। कुछ इस तरह से हो गया कि पीएसएल से ज्यादा पिक्स हो रही हैं, या जो शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम वहां पे जो स्कोर करता है वो सीधा लॉन्गर फॉर्मेट में आ जाता है, जबकि लॉन्गर फॉर्मेट एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको उन्हीं लोगों को लाना है जो इसके स्पेशलाइज्ड लोग हैं। आपकी टीम पिछले 3 टेस्टों में एक दफा 50 ओवर से ज्यादा खेली है, तो ये खुद एक चीज वो बोलता सबूत है कि क्रीज ऑक्यूपाई ही नहीं करती टीम, जिसकी वजह से रन नहीं होते और उसके बाद मैचेस हारते हैं, और 3-3 दिन में हमारे मैच खत्म होते हैं। तो सलमान, ज़ाहिर है जब ओपनर अच्छा स्टार्ट फराम करते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर पे से भी प्रेशर कम होता है। इमामुल हक को चांस पे चांस मिल रहे हैं, आज उनका एक कैच भी छूटा, उसके बावजूद भी वो 35-40 के फेरे में आउट हो जाते हैं। अब बातें ये होने लगी हैं चूंकि इमामुल हक चीफ सिलेक्टर हैं, इसलिए इमाम टीम में, आप खुद ओपनर हैं, आप कैसे देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ये टफ प्लेसेस हैं ओपनर्स के लिए, बट एट दिस लेवल ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता आपके लिए। तो जब आप कॉन्स्टेंटली 8, 10, 11 इनिंग्स में रन नहीं करेंगे तो आप कोई भी हो और आपके ऊपर फिर एलिगेशन आता है, फिर लोग सवाल उठाते हैं, और डेफिनेटली इट्स अ प्लेस जहाँ पे परफॉर्मर ने स्टे करना है और जिसने परफॉर्म नहीं करना उसने रिप्लेस हो जाना है। तो ये बातें तो होंगी चाहे वो XYZ कोई भी हो। तो आई गेस कि एक तो देखना चाहिए कि फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड कैसा है, फिर लेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास कितनी क्रिकेटर खेला है, और उसकी जो गेम है जिस एरियाज में वो रन करता है वो बाउंसी विकेट्स को सूट करते हैं कि नहीं। बाउंसी विकेट्स पे वो वाले प्लेयर्स हमेशा कामयाब होते हैं जो स्क्वायर ऑफ द विकेट रन करते हैं। आप अगर देख ले, बाबर आजम खेल रहा है, या जो हमारे साथ प्रोग्राम में कामरान अकमल है, या उमर है, या जितने भी लोगों ने, सईद भाई, सईद अनवर थे, आमिर सुहेल थे, इंसी भाई खुद, ये लोगों ने जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में रन किए तो सीधे शॉट तो कहीं पे भी नहीं लगते, वो बैकफुट पे अच्छा खेलना पड़ता है, आपको कट मारे, पिछला बॉल छोड़ना आता हो, सेट हो जाए, पुल मारे। तो ये चीजें लड़कों में नजर नहीं आई। बाउंसर पे हमारी पूरी टीम स्ट्रगल करती नजर आई है। तो इसमें कोच को भी सवाल होना चाहिए, और इसमें डेफिनेटली ये कोई टूर अचानक तो प्लान नहीं होते, इसके लिए अपनी प्रिपरेशन भी उस हिसाब की होनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट प्रोग्राम में टाइम निकालने के लिए। कामरान अकमल, आपका ही बहुत शुक्रिया, आप जो थे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर गुफ्तगू कर रहे थे कि सिलेक्शन अगर मेरिट पर हो और कोचिंग का मैयार भी बेहतर हो तो टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।